30 दिन हुए हैं दिल्ली की सरकार को, लेकिन इस लेकिन का मतलब यह है कईयों का भरोसा बढ़ा है, कईयों का भरोसा डिगा है। आपने शुरुआत में बात एक कही थी कि स्वराज लेकर आएंगे, कैसे लाएंगे स्वराज? सर वो कर रहे हैं उस पर काम, लेकिन आप ब्रेक में जाने से पहले आपने हम उस पे आ रहे थे, उस ईमानदारी शब्द को हम स्वराज से जोड़ना चाह रहे थे, इसलिए हमने स्वराज का शब्द इस्तेमाल कर लिया। स्वराज का मतलब है आज निर्णय थोप दिए जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ता है, राशन कार्ड नहीं बना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मेरी बिजली खराब, मेरा पानी खराब, मेरा ये खराब। हम ये गवर्नेंस को जनता को क्यों नहीं दे देते? इसीलिए तो आज़ादी ली थी। आज़ादी इसलिए थोड़ी ली थी कि वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में पहले अंग्रेज बैठा करते थे, अब हिंदू आके इंडिया वाले आके बैठ जाएंगे, इसलिए थोड़ी हमने आज़ादी ली थी। तो ये आप बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हो कि अंग्रेजों से जो ट्रांसफर हुआ था, लेकिन आपको इस बात का जानकारी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, कमोवेश 80% हिस्सा संविधान में उसको डाल दिया गया। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज जो लगातार शासन 1876 के बाद से इस देश में कर रहे थे, वही नियम कानून इस देश में आ गए। तो गोरे रहे या अंग्रेज रहे, तब तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा। हमें कई सारी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी। जहां जहां संविधान में कुछ संशोधन करने की जरूरत है, संविधान में 90 संशोधन हो चुके हैं सर, 20 वेट में पड़े हैं, 32 उसके बाद आने वाले हैं, और भी हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था, इसी उससे विचारधारा से बनाया गया था कि जिंदगी जो है इवोल्यूशन है, नहीं बदलेगी। सिर्फ प्रिम्बल्स अगर छोड़ दीजिए और मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट्स या जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वही नयापन था। बाकी तो पुराना सारी चीजें वही थी जो अंग्रेज जैसे चला रहे थे। ढांचा, उस ढांचे को अब धीरे धीरे बदलने की जरूरत है, बिकॉज अब ये ढांचा प्रिडोमिनेंट हो गया है। तो मेरा ये कहना था कि अब हमें सत्ता जनता के हाथ में देनी पड़ेगी। जनता के हाथ में सत्ता हो, कैसा कानून बनेगा ये जनता की भागीदारी से पूछा जाए, कैसी व्यवस्था चलेगी, अगर मेरे इलाके के अंदर सरकारी पैसा कहाँ खर्च होगा ये जनता से पूछा जाए, जनता निर्णय ले। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 1 महीने का छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे सरकार के अंदर, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। पहले क्या था, मान लीजिए ये पूरा दिल्ली सरकार का बजट है, वो मंत्री कहता था मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा, वो मंत्री कहता था मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा, वो मंत्री कहता था, और ऊट पटांग के प्रोजेक्ट्स लाते थे, ऊट पटांग के प्रोजेक्ट्स। अभी मैं देख रहा हूँ कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, पैसा बहुत है। कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? अरे सर भ्रष्टाचार कम कर दीजिए, इस देश के अंदर से रेवेन्यू ही रेवेन्यू है। रेवेन्यू की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, सरकारों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा इसको ईमानदार बना दीजिए। अब हम ईमानदारी पे आ जाते हैं। और दूसरा, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ईमानदारी, दूसरा अगर आप ईमानदार हैं और अगर आपको ये घमंड है कि सारी दुनिया की अकल आपके अंदर है और सारी समस्याओं की समझ आपको है, तो भी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जनता की भागीदारी, समस्याएं होंगी, लेकिन जिसकी समस्या होती है ना, उसका समाधान उसी को ज़्यादा पता होता है। अगर हम सोचें कि एजुकेशन सेक्रेटरी को या हेल्थ सेक्रेटरी को या हेल्थ मिनिस्टर को ज़्यादा पता है, उनको नहीं पता होता। हमें व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि जिसकी समस्याएं निर्णय वही लोग बैठ के अपने बारे में ले सकें। यही वो लाइन है जो कि इस सिस्टम को बदल नहीं रही है, इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रही है। यही वो लाइन है जो एनार्किज्म की दिशा में बढ़ रही है। वो ब्यूरोक्रेसी खत्म हो रही है, वो इंस्टीट्यूशंस के तौर तरीके खत्म हो रहे हैं। बार बार आपसे कह रहे हैं, हर दिशा जा रही है उसी संविधान और उसी कानून के दायरे में जो आपके हाथ में है ही नहीं। दिल्ली आपको दिया जा रहा था, आपको पता होना चाहिए था, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में नहीं आएगी। तो दिल्ली पुलिस नहीं आएगी तो दिल्ली पुलिस जवाबदेह तो हो। अरे आप इसी आधार पे चुनाव क्यों नहीं लड़ा आपने कि दिल्ली पुलिस सरकार के हाथ में रहनी चाहिए? हमने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस को ठीक करेंगे, कर रहे हैं ठीक। दिल्ली पुलिस आएगी सर, दिल्ली पुलिस एलजी साहब को रिपोर्ट करे, ये कहाँ का कानून है? अरे एलजी साहब को थोड़ी चुना जनता ने, जनता ने जिसको चुना उसके प्रति जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि इवन मुख्यमंत्री के प्रति भी जवाब देनी होनी चाहिए। जो मोहल्ला सभाएं बनाएंगे धीरे धीरे दिल्ली पुलिस, और वो तो जनता बुला सके उनको, जनता पूछ सके एसएचओ साहब क्या कर रहे हो। हम ये नहीं कह रहे जनता उनके इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करेगी, बात तो कर सके। आज आप बुला के देख लो, मतलब ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हो। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होंगे जो कि रीडिफाइन होंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होंगे जो कि स्ट्रेंथन होंगे, जवाबदेह बनेंगे, ट्रांसपेरेंट बनेंगे। ये चर्निंग की बहुत ज़रूरत है। अभी ये सारे लोग, जैसे अंग्रेज जब गए थे ना, अंग्रेज कहा करते थे दीज ब्लडी इंडियंस, ये चलाएंगे देश, क्योस हो जाएगा। अब यही लोग, ये लोग भी यही कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले ये चलाएंगे, इनको आता है सरकार चलाना, तो बस कांग्रेस बीजेपी वालों को आता है। नहीं, लेकिन मंत्री भी कहता है यू इडियट पुलिस, मंत्री भी ये शब्द का इस्तेमाल करता है, इडियट शब्द का इस्तेमाल। नहीं सर, कैसे नहीं करता है? सोमनाथ ने, कानून मंत्री, हम भी नाम नहीं लेंगे, नाम आप लो। नहीं नाम लीजिए, हमारों का लीजिए आप। नहीं सर, उन्होंने नहीं कहा। जिस तरीके से लैंग्वेज जो इस्तेमाल नहीं की है आपने, देखे नहीं वीडियो आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं,
आप ही के चैनल से मैंने मंगवाए थे। वो भाषा ठीक थी? मैंने सारे रात का वीडियो देखा है सर। सही भाषा थी? उसने कहीं नहीं बोला है। जिस तरीके से कह रहा था पुलिस अफसर को कि पुलिस अफसर के सामने सर वो गिड़गिड़ा रहा है। अब पूरी वीडियो देखिए, मैंने देखे सारे। वो एक बार तो कहता है पुलिस वाले को कि आपके डीसीपी बहुत अच्छे हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे, डीसीपी को फोन लगाइए, मेरा फोन नहीं उठा रहे। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है सोमनाथ भारती कि अपने डीसीपी को फोन लगा दिया, एसीपी फोन नहीं लगा रहा। फिर हाथ जोड़ के उसको कह रहा है कि वो सामने बिल्डिंग के अंदर सब लोग कह रहे हैं एक बारी चले तो जाइए, वहां जाके देख तो लीजिए क्या हो रहा है। वो जा नहीं रहा। फिर एक गाड़ी आती है, वो कहते हैं भाई गाड़ी को सर्च कर लीजिए, कि गाड़ी के अंदर काफी कुछ मिला, आपने देखा होगा उस वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर सब कुछ है उस गाड़ी के अंदर। उसने दो चीजें मतलब खिंच सोमनाथ भारती ने मोटे मोटे तौर पे इन दिनों में जो कहा जा रहा है कि उसने गलती कर, दो बातें उसने गलत कही। एक तो जो उन्होंने कहा कुछ नेताओं के बारे में कि मैं थूकता हूं उन पे, वो नहीं कहना चाहिए था, हमें अपनी भाषा पे सही रहे। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप लोगों को कितने पैसे मिलते हैं, वो भी उसको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अभी इस टाइम वो ऐसा हाउंड हो रहा है, वो जहां जाता है उसकी गाड़ी नहीं चलने दी, पत्रकारों ने गाड़ी को घेर लिया और खिड़की नहीं बंद होने दी। उसने कहा मेरे को बात नहीं करनी, मैं अभी बात नहीं करना चाहता। तो उसने कह दिया, गुस्से में आके कह दिया। उसको नहीं कहना चाहिए, संयम रखना पड़ेगा उसको, मैं मानता हूं। और उसने कोई गलत नहीं कहा। आपको पता है रात के समय जब खिड़की एक्सटेंशन में मीडिया पहुंची थी तो किसने मीडिया को फोन किया था? उन्होंने किया था। तो वो शख्स मीडिया को फोन करके रात में ले जाता है, और लेकिन उस शख्स से जब मीडिया वाला सवाल करने के लिए सड़क पे जमा होता है तो हमें मीडिया नहीं चाहिए। ये मैसेज कौन सा है? सर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कीजिए। वो इतने दिनों के अंदर सोमनाथ भारती को ऐसा वो कर दिया गया है कि वो अब नहीं बात करना चाहता। लेट अस ट्राई टू, वो काम करना चाहता है, वो नहीं बात करना चाहता। हमारी पार्टी के सब लोगों ने बैठ के 4 घंटे तक सारा एविडेंस देखा था। मेरे को तो कोई, मेरा तो रिश्तेदार लगता नहीं सोमनाथ भारती। हमारी वो पार्टी आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ। हमारी पार्टी ने चुनाव के 4 दिन पहले राजौरी गार्डन के कैंडिडेट की टिकट कैंसिल कर दी थी, सीट खाली छोड़ दी थी, केवल और केवल शुचिता के नाम पे। हम सोमनाथ भारती को क्यों उल्लेख रखते? हमने सारा एविडेंस देखा है सर, उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है। जो विरोध हो रहा है उसका क्या मतलब है? बीजेपी वाले अंदर विरोध कर रहे हैं घुस के आज। कहने की जरूरत है कि क्या क्यों कर रहे हैं? बीजेपी वालों का धर्म है, ऑपोजिशन में बैठे हैं, वो तो चिल्लाएंगे। जितने जुडिशरी के लोग जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने इससे पहले भी गलत काम किया है। आपको नहीं लगता है कि चीजें आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए? पर सर ऐसा मतलब कुछ एविडेंस तो हो, पर मतलब कुछ गलत तो किया हो। हम लोगों ने 4 घंटे बैठ के सारा एविडेंस देखा है। अगर गलत होता तो हम सोमनाथ भारती जी नहीं होते हमारे साथ। सोमनाथ भारती रहेंगे, इसका मतलब एक तो बड़ा क्लियर हो गया। सोमनाथ भारती हैं, उनको कोई नहीं डिगा सकता है। अभी फिलहाल तक उनका कुछ गड़बड़ नहीं है, फ्यूचर में कुछ गड़बड़ करेंगे तो हटाएंगे। अब इसके आगे एक बात आती है कि आपका रास्ता दिल्ली में सिमटा, और दिल्ली में सत्ता बनाने से पहले आपका रास्ता संसद देख रहा था। सर हम ना तो संसद देख रहे, कानून ना दिल्ली देख जी नहीं, संसद देखने का मतलब जन लोकपाल ही था। कानून कौन बनाएगा? दिल्ली की सरकार के हाथ में नहीं है, हक में ही नहीं है, दिल्ली के हिस्से में नहीं आता है कानून बनाना। नहीं हम बनाएंगे, दिल्ली की सरकार बना रही है अभी कानून, लोकपाल बिल पास कर रहे हैं हम, दिल्ली लोकपाल बिल। जनाब पहला धोखा तो वही हो गया आपका। दिल्ली जन लोकपाल आपने 15 दिन के भीतर कहा था कि हम बना देंगे, टाइम लग गया थोड़ा सा। धोखा क्या हो गया? हम मानते हैं अभी 15 दिन कहा था, तो 15 दिन की बजाय 30 दिन। कल शाम को भी 4 घंटे मीटिंग हुई उसके ऊपर, उसके पहले भी 4 घंटे। बहुत काम कर रहे हैं और टाइम लग रहा है। मैं मानता हूं हमने 15 दिन कहा था, 1 महीना हो गया, अभी 10-15 दिन और भी लग सकते हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं। जल्दी मिलेगा, स्वराज का कानून भी मिलेगा और लोकपाल बिल भी मिलेगा। कमिटमेंट है हमारा, वी आर कंप्लीटली कमिटेड। 2 मैसेज अरविंद इस 30 दिन में निकल कर आए हैं। एक, आपकी सरकार कब गिरेगी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, अंदर से भी बाहर से भी। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले नहीं, बीजेपी और कांग्रेस वाले की बात नहीं है। मैंने हम तो सोचते ही नहीं जी सरकार कब गिरेगी कब नहीं गिरेगी। हमारी बला से कल गिरती हो आज गिर जाए। हम सरकार बचाने की राजनीति में थोड़ी आए हैं सर, भ्रष्टाचार दूर करने की राजनीति में। हमने तो मांगा ही नहीं था उनसे सपोर्ट। नहीं, सवाल यह है कि जिस दिशा में आप बढ़ चुके हैं उस दिशा को रोकने के लिए कांग्रेस बीजेपी ऐसी स्थिति ला रही है, या आपको लग रहा है कि आपके पास बहुमत नहीं है इसलिए यह स्थिति आने वाली है? सर वो लोग करेंगे कोशिश। पहली चीज तो ये, आप ये देखिए 1 महीने के अंदर जितना काम हम लोगों ने करके दिखाया है, आज तक भारत के इतिहास में एक सरकार बता दीजिए जिसने 1 महीने के अंदर इतना काम करके दिखाया। आप कहें तो मैं लिस्ट बना के लाया हूं, गिना देता हूं सारा। दूसरा, हमारे बताइए ना एक मिनट, क्या आपने क्या उपलब्धि, हमको लगता है लोग जानना चाहेंगे, हम काउंटर भी कर पाएंगे। अच्छा देखिए, एक तो वीआईपी कल्चर खत्म किया, लाल बत्ती कल्चर, सिक्योरिटी,
ये सब खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कहा था इसको कि इसको आप खत्म कीजिए, लाल बत्ती हटाइए, नीली बत्ती हटाइए, कुछ खास जगहों पर ही रहेगी। आपके मने इस सिक्योरिटी तो होती थी, सिक्योरिटी खत्म की, लाल बत्ती कल्चर खत्म किया, टुच्चे मुच्चे लोग भी लेके घुमा करते थे, बड़े बंगले में रहना बंद किया, बिजली के रेट कम किए, पानी के रेट कम किए, बहुत बड़ी बात है सर। सीएजी का ऑडिट कांग्रेस कह रही थी कर नहीं सकते जी, कर नहीं सकते, हाईकोर्ट में केस चल रहा, हाईकोर्ट में केस चल रहा, 5 साल से बेवकूफ़ बना रहे थे। और बीजेपी वाले मिले हुए थे, बीजेपी वाले भी उनको कहते थे हाँ हाईकोर्ट में केस चल रहा है। इन दोनों पार्टियों का वो सामने आ गया, झूठ सामने आ गया। तो सीएजी का ऑडिट 5 दिन के अंदर हम लोगों ने ऑर्डर करवा दिया था। 5,500 ऑटो को एनसीआर के अंदर 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने वो दिलवा दिया, परमिट दिलवा दिया एनसीआर के अंदर। मिलेनियम डिपो, यमुना, देखिए दिल्ली में अगर आप सस्टेनेबल पानी लाना चाहते हैं तो अब अगर आप ये सोचें कि यूपी से और पानी मिल जाएगा और हरियाणा से, अब फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। दिल्ली को अपनी पानी की ज़रूरतें खुद ही करनी पड़ेंगी। और दिल्ली के अंदर बारिश बहुत होती है, उस टाइम हमारी पूरी दिल्ली की सड़कें बारिश बाढ़ आ जाती है। यमुना के अंदर हर साल बाढ़ आने की स्थिति पैदा होती है, उस टाइम इस पानी को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। इस पानी को नीचे स्टोर करना पड़ेगा, तालाबों के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना पड़ेगा और तरह तरह के तरीके बनाने पड़े। उसके लिए यमुना को बचाना बहुत ज़रूरी है, यमुना के पूरे फ्लड प्लेन को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मिलेनियम डिपो को हमने शिफ्ट किया है, उसको पूरा रिचार्ज करेंगे, उसको पार्क की शेप में डेवलप करेंगे और जनता जाके। यमुना की जमीन पे एक मंदिर भी बना हुआ है। हाँ, मंदिर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्यों, उनको अभी नहीं करना चाहते, लेकिन और कोई नए स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए जाएंगे और जितने सरकारी स्ट्रक्चर्स हैं उनको कोशिश करेंगे शिफ्ट करने की यहाँ से। ये भी एक बड़ी बात है। रिटेल के अंदर एफडीआई को मना किया, एंटी करप्शन की हेल्पलाइन है, ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। हमने ये कह दिया भाई कोई भी अब आपसे रिश्वत मांगे मना मत करो, सेटिंग कर लो, और जब सेटिंग कर रहे हो तो ऑन कर दो, इसके जेब के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, तो वो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में लाओ, हम उसको ट्रैप कर लेंगे उसके बाद रंगे हाथों लेते हुए। इसका ऐसा खौफ पैदा हो गया दिल्ली के अंदर, लोगों को लग रहा है पता नहीं कौन मेरी आवाज़ टेप कर ले, पता नहीं कौन मेरी आवाज़ टेप कर ले। आज किसी दिल्ली के दफ्तर में चले जाइए, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, लेकिन ये 50% भ्रष्टाचार तो काफ़ी कम। डरा के सत्ता चलती है क्या सर? जनता की भागीदारी से चलती है, इसमें जनता भागीदार बनी। देखिए मैं आपने कभी टेस्ट किया कि जो लोग स्टिंग कर रहे हैं, जो डरा रहे हैं, वो सारी चीज़ें परिस्थितियां सही, उसके आपको चेक बैलेंस करने की कैसे स्थिति आएगी? ये बात कई लोगों ने मेरे से पूछी कि जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो ब्लैकमेल करेगा, ये करेगा। भाई रिकॉर्डिंग जो कर रहा है, आप कुछ मांग रहे हो तभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप ईमानदार हो, आपने कुछ मांगा ही नहीं, तो आपकी तो कोई वो कर नहीं सकता। नहीं अरविंद, पूरा समाज लोभी है और सत्ता उसी की एक देन है। आपने लोभी समाज को आदर्श परिस्थिति में लाने के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन चारित्रिक परिवर्तन करने की स्थिति में आप कहां आ रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं चरित्र परिवर्तन करने जा रहा हूं देश। आप स्वराज की बात आपने कही थी, इसलिए हमारे जहन में ये सारे सवाल आ जाते हैं। 2 चीजें, आज किसी भी समाज के अंदर 10% लोग बेईमान होते हैं, आप उनको कह लो जन्मजात बेईमान होते हैं, मतलब इनकॉरिजिबल होते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ईमानदार होते हैं। 80% लोग हवा के साथ बहते हैं। आज पूरी की पूरी आबो हवा बेईमान बन चुकी है, और यही आबो हवा एक आम आदमी को बेईमान बनने के लिए मजबूर करती है। एक रेडी वाले को पैसे मांगते हैं, उसको देने पड़ते हैं, एक ऑटो वाले से पैसे मांगते हैं, एक बड़े ट्रेडर से पैसे मांगते हैं, उद्योगपति से पैसे मांगते हैं, उनको देने पड़ते हैं। अगर आप ईमानदार व्यवस्था कर दो, 90% लोग, 99% लोग ठीक कह रहे हैं, इस देश में ईमानदारी से। ये आपको पता है ना, भारत की राजधानी है, यहाँ न्यूनतम जरूरतों की जिन्हें रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, न्यूनतम जरूरत जिनके पास नहीं मिल रही है, पानी बिजली, आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए आप ऐसा लग रहा है कि एक अरविंद केजरीवाल आया जो मदारी है उनके लिए। वो मदारी अपना ढोलक बजा रहा है, वो सब वाह वाह कर रहे हैं, और वो तबका जो दिल्ली में रहता है, जिसको चाहिए अनुकूल जीवन चाहिए, चकाचौंध भी चाहिए, उसके वो सत्ता पक्ष और जनता के बीच एक टकराव पैदा हो रहा है। हम ये आपसे कह रहे हैं, सत्ता पक्ष और जनता साथ आ रही है। कैसे आएगी सत्ता? नहीं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सत्ता पक्ष को आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर कांग्रेस बीजेपी और जनता के बीच में टकराव हो रहा है तब तो हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और जनता के बीच में टकराव हो रहा है तो सर ये गलत है। आम आदमी पार्टी जनता का हिस्सा बनती जा रही है, सत्ता धीरे धीरे जनता के हाथ में जाती जा रही है। इससे बड़ी एम्पावरमेंट क्या हो सकती है जब एक आम आदमी अपने मोबाइल के जरिए अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर की तरह महसूस करे कि अब अगर मेरे से कोई रिश्वत मांगेगा मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा,
और रिश्वत खत्म। यही तो स्वराज है सर। स्वराज ये नहीं है कि मैं एक बड़ा सा सेक्रेटेरिएट बनाऊं और उसके अंदर इतने 3000 इंस्पेक्टर और वो सबको जाके पकड़ते घूमे। स्वराज इसी तरह के सिस्टम डेवलप करने पड़ेगी जब हर आदमी के हाथ में सत्ता आ जाएगी, हर आदमी एम्पावर्ड महसूस करेगा। और भी बहुत सारे हैं, गिनाऊं? बता दीजिए, जनता सुनना चाहती है कि इस 30 दिनों में जो अभी आपने किया उसकी पूरी फेहरिस्त हो जाए। एक प्राइवेट स्कूलों का बड़ा गड़बड़ चल रही है। वो डोनेशन लेते हैं एडमिशन के टाइम में, इलीगल डोनेशन लेते हैं। आज आपने देखा है क्या हालत है प्राइवेट स्कूलों की, जहां नर्सरी के एडमिशन की स्थिति है। आपको पता है कितने घंटे घंटे लोग लाइन में अब भी लगे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, अराजकता पहले जैसी ही है। डिसीजन आप जो भी ले लीजिए सर, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। नहीं, मैं सहमत हूँ। अभी शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ये सारे स्कूल चले गए थे, तो अचानक शुरू हुआ, तो अचानक लंबी लंबी लाइन लग सकती हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक नर्सरी की पूरे एडमिशन्स को लेके वो ऑर्डर पास किया गया था कि आपको नेबरहुड स्कूल के अंदर ही एडमिशन मिलेगा। तो आपकी एक वेबसाइट बना दी गई है, आप अपना एड्रेस डालिए, आपको एग्जैक्टली पता है, वो बता देगा कि आपके नेबरहुड में कौन कौन से स्कूल आते हैं, किस स्कूल में कितने सीट्स हैं, किस स्कूल का क्या फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ आ जाता है वेबसाइट के ऊपर। और अगर कोई स्कूल अगर आपको बदमाशी करे, आपको एक हेल्पलाइन दे दी गई है, उस हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए। और हेल्पलाइन के ऊपर जिन लोगों ने फ़ोन किया उनके रिस्पॉन्स जो आए हैं कि सर बहुत मदद मिल रही है इस हेल्पलाइन से। शुरुआत है सर, मैं ये नहीं कह रहा कि एक महीने में हमने पूरा रामराज कर दिया। 946 सरकारी स्कूल जो दिल्ली सरकार के थे, हर स्कूल की हमने मैपिंग करा ली है कि किस सरकारी स्कूल के अंदर टॉयलेट नहीं है, किस सरकारी स्कूल के अंदर डेस्क नहीं है, किस सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे पूरी मैपिंग करा ली है। और इनको अब इंफ्रास्ट्रक्चर देने का पूरा वो खाका तैयार किया जा रहा है कि जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं इन स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की, वो दूर की जाएंगी। और एडहॉक बेसिस पे हर सरकारी स्कूल को 1-1 लाख रुपया दे दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पहली बार सर ऐसा हुआ है कि एक दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर, सब वो विनोद कुमार कांस्टेबल था शायद, जो मारा गया, आज तक सर किसी ने इज्जत भी नहीं दी उनको। हमने 1 करोड़ रुपए की राशि दी पहली बार। इससे एक हौसला बढ़ता है आपकी वर्कफोर्स का कि ईमानदारी से भी काम करने पे आपको वो नहीं। एक नई चीज़ हम देख रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ इंप्लीमेंट करने के जो तरीके हैं वो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। नहीं, सारी चीजें हैं सर। 1 करोड़ रुपए देने में तो नहीं, 1 करोड़ रुपए वाला हिस्सा अगर छोड़ दीजिए, 5,500 ऑटो वालों पे भी कोई टेक्नोलॉजी, वाटर रेट कम किए, बिजली के रेट कम किए। आपको लग नहीं रहा है कि सत्ता में आने के बाद आप लोग जनता से कट गए हो, दूर होते जा रहे हो? कट गए, मुख्यमंत्री धरने पे बैठ गया और कट कैसे गए? जनता आपसे संपर्क बनाना चाहती है तो कैसे? देखिए एक अच्छा सर, सबसे बड़ा मैं बताता हूँ, मैं ऑर्डिनरी गाड़ी में चलता हूँ और जनता रास्ते में खूब मिलती है और सारे बड़े खुश होते हैं कि हम एक्चुअली साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ चल रहे हैं। ट्रैफिक लाइट पे लोग रुकते हैं लोग। मेरा आप ऑफिस आ जाइए, आप देखेंगे एनीवन कैन वॉक इनटू माय ऑफिस। हमें लगता है कि इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हमारे पास जितनी शिकायतें आई उसमें कुछ शिकायत थी। हम एक फ़ोन लगाते हैं, देखिए हम दिखाना चाहते हैं। पहले फ़ोन सीधे उठाए जाते थे, आज की स्थिति क्या है? मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी रिकॉर्डेड आवाज़ है। अगर आप पार्टी से जुड़ने या चुनाव के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, और अगर आप किसी और मुद्दे पे बात करने के लिए फोन कर रहे हैं तो प्लीज। नहीं, ये कई लोगों ने किया हुआ है। मैं अभी आपका फोन नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं या मेरा कोई साथी आपसे संपर्क कर लेगा। किसी भी मंत्री का, ये मनीष सिसोदिया का हमने फोन लगाया था, लेकिन किसी भी मंत्री, आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो बैठे हुए लोग हैं, कोई नाम ले लीजिए, किसी का फोन लगाइए, उसमें ये आता है 1 नंबर दबाइएगा तो यहाँ बात होगी, 2 नंबर। हिंदुस्तान में ये अपनी तरह की पहली सरकार बन रही है जिसमें किसी भी मंत्री को फ़ोन लगाइए, किसी भी पार्टी के लिए फ़ोन लगाइए, वहाँ बैठा हुआ शख्स फ़ोन उठाएगा नहीं। इतनी व्यस्तता हो गई है, ऐसी स्थिति आ गई है। और कौन फ़ोन उठाता है, हम अपना एक्सपीरियंस बता देते हैं कि हमने सुबह फ़ोन लगाया था और रात में हमारे पास जवाब आया था। हम चाहते थे कि एक आइडिया मिल जाए गेस्ट के तौर पे, हमने कहा 1 घंटे में बता दीजिए, और रात में फ़ोन आया, जनाब वो नहीं बैठ। टेक्नोलॉजी आपके यूज़ के लिए है ज़रूर, लेकिन टेक्नोलॉजी आपको दूर कर रही है और उस स्थिति में दूर कर रही है जब आपसे सारे लोग सीख रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं हम सीखेंगे, मोदी के हौसले पस्त है, वो जनता के बीच जाने की स्थिति ला रहे हैं। इस बीच में हमारे पास खबर आई, दरभंगा में एक आईजी साहब हैं, उन्होंने घर के बाहर 1 घंटा टांग दिया है, घंटा बजाइए, न्याय ले लीजिए। आप समझिए क्या स्थिति, और आप खुद दूर हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं 2 चीज़ें इसमें, हम दूर हो रहे हैं इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम सड़कों के बीच, सड़कों पे रहते हैं हम लोग, तो हो सकता है फ़ोन पे दूर हो रहे हों। सारा दिन बैठ के फ़ोन अटेंड करना इम्पॉसिबल है, तो फ़ोन पे दूर हो रहे हों, फ़ोन नहीं रिसीव कर पाते हों, तो वो इस बात का पैमाना नहीं हो सकता कि जनता से दूर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रह के काम करते हैं, तो
तो मुझे नहीं लगता कि आप जनता से दूर हो रहे हैं, और हमारा आधा टाइम तो जनता के बीच में ही जाता है। एक आखिरी सवाल इस दौर में, क्योंकि जिस लिहाज से आपने पूरा आंदोलन शुरू किया था उसमें आप ही लोगों ने आंकड़ा दिया था उस समय कि पार्लियामेंट में कितने लोग करप्ट हैं, कितने 162 टेंटेड हैं लोकसभा में, जिसमें 73 के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल 32 लोग हैं राज्यसभा में। और एक और सवाल आपने उठाया था कि राज्यसभा में जो लोग आते हैं कॉरपोरेट के या उस फील्ड के, उसी की इस कमेटी में वो शामिल हो जाते हैं। वो सारी लड़ाई कहाँ गई? आपकी लड़ाई पूरी पानी। इस स्थिति में आकर अरविंद केजरीवाल फंस गया ना, हम मान लेना, या यही काम है? क्या है? नहीं, दोनों काम है। दिल्ली का भी काम है और देश का भी काम है, और दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता की रोज़मर्रा की चीज़ों का भी जद्दोजहद है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कई लोग पूछते हैं कितनी सीट लड़ोगे? सीट लड़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। लोकसभा के चुनाव लड़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा ज़रूरी नहीं है। कैसे हराइएगा? ये जितने लोग जो आपने बताए, जो 15 मंत्री जो जिनके खिलाफ धरने पे बैठे थे, वो 15 नहीं है, 15 के तो सबूत थे हमारे पास, हैं तो बहुत सारे, लंबी लाइन लगी हुई है। उन लोगों को, इन 73 लोगों को, इन लोगों को, देश को हराना जरूरी है। आम आदमी पार्टी हरा नहीं पाएगी, केजरीवाल नहीं हरा पाएगा, लोगों को खड़े होना पड़ेगा। हम केवल ईमानदार विकल्प दे सकते हैं। अब जनता को तय करना पड़ेगा कि इसको चुनना है कि उसको चुनना है। अब जनता को खड़ा होना पड़ेगा। केजरीवाल इस देश को कर देगा, केजरीवाल बहुत छोटा सा आदमी है, मेरी कोई औकात नहीं है। इस बार जनता खड़ी होकर और इनको हराएगी। ईमानदार राजनीति अगर लानी है तो ईमानदार लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा। अरविंद, बहुत बहुत बधाई। 30 दिन पूरे हो गए, लेकिन अब आखिर फिर बता दीजिए, सरकार कब तक चलेगी? सर, ऊपर वाला जानता है। इसकी चिंता मुझे 2 मिनट भी नहीं होती कि सरकार चलेगी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी ना। सही अद्भुत है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बिना मांगे समर्थन मिलता है, और आज जो शख्स धरने पर बैठा उसने बिना मांगे मोहलत भी दे दी 10 दिनों की। अद्भुत है। लेकिन बहरहाल एक नया राजनीतिक प्रयोग। 30 दिन हुए हैं, सिर्फ 1 महीना हुआ है, इंतजार करना होगा ये लकीर लंबी दर लंबी होती चली जाए। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।